अब आएगा थोड़ा समझ आ। आज से नया टॉपिक स्टार्ट है तुम लोग का, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इसमें थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, मैंने फिजिक्स वगैरह अप्लाई करने की कोशिश करी है, और वो एक तरीके से फ्रूटफुल भी रहेगा तुम्हें चीज़ों को आसानी से समझने के लिए। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समझने से पहले थोड़ा सा हम करंट के बारे में समझें तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर तुम चारों तरफ वर्ल्ड में देखो, इफ़ यू आर लुकिंग इनटू द वर्ल्ड, the people are killing each other in the name of ideology, right? कि रिलीजियस आइडियोलॉजी के बेसिस पे, या कह सकते हो कि तुम्हारा सोशलिस्ट वर्सेस, तुमने सुना होगा कि लिबरलिस्ट, और भी कई सारी आइडियोलॉजी हैं। फेमिनिज्म हो गया, ठीक है, आज के टाइम पे तुम्हारा एनवायरनमेंट हो गया, तो बहुत सारी आइडियोलॉजी तुम्हारी वर्क कर रही हैं। कुछ आइडियोलॉजी जो है जिनका इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, एक दूसरे को किलिंग करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें कि इस्लाम, पॉलिटिकल साइंस में इस्लाम बेसिकली इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स अ आइडियोलॉजी, राइट? तो हम एक दूसरे की वहां पे रिलीजन के नाम पे, रिलीजियस आइडियोलॉजी के नाम पे एक दूसरे को मार रहे हैं। हो रहा है इस तरह का वर्ल्ड में चीजें, करेक्ट? हम डे टू डे लाइफ में कहीं ना किसी तरीके से आइडियोलॉजी से इनकाउंटर तो हो ही रहे हैं। पूर्णिमा, यस सर। खुशबू, कैमरा ऑन करके रखो जरा तुम लोगों की। सर मेरा मोबाइल में चल रहा है। अच्छा, तो हम कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में अगर देखें तो हमारा एनकाउंटर तो हो ही रहा है आइडियोलॉजी से किसी ना किसी तरीके से, अच्छे या बुरे तरीके से। कई आइडियोलॉजी जो है वो बेसिकली हमें डिवाइड करने का काम कर रही है। क्या आइडियोलॉजी कैन डिवाइड अस और समटाइम्स दे यूनाइट अस? कि अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें तो कई आइडियोलॉजी ऐसी हैं जो यूनाइट करने का काम करती हैं, इन द सेंस के जैसे डिवाइड करने की बात करें तो अगर कई लोग लिबरल ग्रुप के होंगे, लिबरल एक तरीके से आइडियोलॉजी को फॉलो करते होंगे, तो वो एक साथ अपना ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मार्क्सिस्ट वाले हैं, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का है वो बेसिकली तुम्हारा अगर देखा जाए वो उस तरफ वहां पे फॉलो करते होंगे तीन चार लोग, तो वो अपना ग्रुप बना रहे होंगे। तो इन दोनों में डिवीजन हो रहा है, बट इंडिविजुअल में कहीं ना कहीं यूनिटी भी क्रिएट हो रही है। तो आइडियोलॉजी कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी जो है वो सोसाइटी में डिवीजन भी क्रिएट कर सकती है और तुम्हारा यूनिटी भी क्रिएट कर सकती है। जैसे एनसीईआरटी तुमने पढ़ा होगा, तो एनसीईआरटी में देखा होगा कि डिवाइड जो है, बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं सोसाइटी के अंदर जो एक्चुअल में सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, राइट? लैंग्वेज हो गया, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, देयर आर सेवरल्स ऑफ आइडियाज which created the division into the society, और उनमें से एक चीज है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी भी उसी तरीके से चीज है कि जो एक्चुअल में सोसाइटी को डिवाइड भी करती है और यूनाइट भी करती है। करेक्ट अमित? जी सर। अब sometimes several people claim that they are ideologically neutral। सुना होगा कि जैसे मीडिया में तुम्हारा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते। कई सारे तुम्हारे पर्सन होंगे फ्रेंड्स वगैरह में, या कोई नॉलेज वाला नॉलेजेबल पर्सन होगा जो तुम्हारे ग्रुप्स में, ठीक है, तुम्हारे फैमिली में कहीं ना कहीं तो तुम्हें टकराई जाते होंगे, जो हमेशा ये क्लेम करते होंगे कि एक्चुअल में आइडियोलॉजी को हम फॉलो नहीं करते, हम आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल पर्सन। मिलते हैं ऐसे लोग खुशबू? हाँ सर। बहुत सारे लोग, ऑब्वियस सी बात है कि डे टू डे लाइफ में ऐसे लोगों से एनकाउंटर होता है जो अपने आप को कहते हैं कि, स्पेशली अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया अपने आप को क्लेम करती है कि हम भाई आइडियोलॉजिकली किसी को फॉलो नहीं करते, हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, हम न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं। बट इस चीज को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में तो कवर नहीं करा किसी थिंकर ने, बट मैं एक चीज में जब एनालिसिस कर रहा था तो मैंने इस चीज के बारे में सोचा कि प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल कि कोई पर्सन किसी भी तरह की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस ना हो। तो मैंने इसमें फिजिक्स लगाने की सोची। तो मैंने देखा कि अगर जैसे स्पेस है, स्पेस का मतलब ब्रह्मांड की अगर हम बात करें, जैसे यूनिवर्स की हम अगर बात कर रहे हैं, तो स्पेस के अंदर तुमने देखा होगा न्यूट्रल पोजीशन का मतलब क्या होता है फिजिक्स में। अगर हम कहें न्यूट्रल पोजीशन कौन सी होती है, जहां पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे फोर्सेस जो हैं वो आके जीरो हो जाते हैं, राइट? यस सर। फिजिक्स में क्या होती है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे सारे फोर्सेस का जो सम है वो जीरो हो जाए, दैट इज द पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी। फिजिक्स में यही होता है ना कि मान लो सपोज अगर इस पे F1 फोर्स लग रहा है, इस पे F2 लग रहा है, इस पे F3 लग रहा है, इस पे F4 है, इस पे F5 है,
तो इन सब फोर्सेस का सम करने पे, ठीक है, अगर हम सब फोर्सेस को ऐड कर दें तो इनका सम 0 हो जाए, तभी हम न्यूट्रल मान सकते। करेक्ट अमित, प्रीति? जी सर। और ये कब पॉसिबल है फिजिक्स में? जब एक्चुअल में ये फोर्सेस जो हैं वो कांस्टेंट रहे, या तो कांस्टेंट रहे, ठीक है, या तो ये एक पोजीशन, एक सिचुएशन ये है कि ये तो फोर्सेस कांस्टेंट बने रहे, तो फिर न्यूट्रलिटी आ जाएगी। या फिर एक सिचुएशन ये है कि अगर मान लो F1 चेंज हो रहा है तो उसके रेशियो में F2 भी चेंज हो जाए। अगर वेरिएशन है भी तो उसी के रेशियो में वो चेंजेस होते रहे, तब पॉसिबल है कि न्यूट्रलिटी आ जाएगी। ऋतिक, समझ में आ रहा है ना? प्योर फिजिक्स में बात कर रहे हैं अभी। सुधा, अगर नहीं समझ में आए जहां पे भी पूछ लेना। जी सर। शुभम, समझ में आ रही ना ये चीज? शुभम? हाँ सर, आ रहा है। हाँ, तो फिजिक्स में अगर हम देखें तो इस चीज में अगर ये कब पॉसिबल है कि अगर मान लो F1 जो है, सपोज वहां पे हम यूनिट ले लेते हैं कि F1 10 है तुम्हारा, तो ये तो कांस्टेंट हो गया और उस हिसाब से हम चीजें कर लें। अगर मान लो F1 वेरिएबल भी है तो उसका रेशियो इस हिसाब से चेंज हो जाए, तभी पॉसिबल है कि वो न्यूट्रल रहे। अब यही सेम चीज हम लेके आइडियोलॉजी में आते हैं। आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी जो है, जैसे अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आइडियोलॉजी के, लिबरल आइडियोलॉजी है, ठीक है, सोशलिज्म तुम्हारी वहां पे एग्जिस्ट करती है, फेमिनिज्म वहां पे काम करती है। देज आर लाइक सम काइंड ऑफ फोर्सेस। हर इंसान पे ये फोर्सेस कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। पता चला फेमिनिज्म काम कर रहा है किसी टाइम पे, किसी टाइम पे तुम्हारा लिबरलिज्म काम कर रहा है, मार्क्सिज्म काम कर रहा है, कहीं पे तुम्हारा ग्रीन आइडियोलॉजी काम कर रही है। डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एक साथ काम कर रही है। करेक्ट? अब आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल कब होगे? जब हम सारे फोर्सेस को जीरो कर दें, सारे फोर्सेस को जीरो कर दें। करेक्ट? तभी हम आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल हो सकते हैं। पूर्णिमा, कि अगर हम ग्रीन आइडियोलॉजी या फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, जो भी आइडियोलॉजी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस हो रही, सारी आइडियोलॉजी का इनपुट 0 हो जाए, तभी हम न्यूट्रल हो सकते हैं। यस सर। बट प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लो अगर हमें फोर्स को यहाँ पे लिमिटाइज करना है, कांस्टेंट करना है, तो लिबरलिज्म का मतलब है कि एक तरीके से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो कांस्टेंट रहे, कि हमें फेमिनिज्म की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें लिबरल वाले भी मिल रहे हैं, मार्क्सिज्म वाले भी मिल रहे हैं, सब इंफॉर्मेशन इक्वल अमाउंट में आ रही है, तभी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बट ये होता नहीं है। जैसे आज अगर हम सपोज लिबरलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, तो कल के दिन हमें मीडिया इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देगा कि हमें एक टाइम पे फील होगा कि यार नहीं, जो भी सरकार कर रही है वो गलत कर रही है। हो जाता है ऐसा फीलिंग। या अगर हमने मान लो फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर ली मीडिया से, किसी डिफरेंट रिसोर्सेज से, तो हम उस तरफ लीनियंट हो जाते हैं, उस तरफ झुक जाते हैं। होता है हमारे साथ ऐसा। जिसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, हम उस तरफ डेविएट हो जाते हैं। हो जाता है कि नहीं? पॉसिबल है ये चीज अमित? कि मान लो जैसे तुम हम हो, अगर हमें जरा सा भी इंफॉर्मेशन किसी चीज की ज्यादा मिल गई, हमने न्यूज़पेपर में आज पढ़ लिया कि यार सरकार ने हर काम गलत किया है, तो हमें लगेगा यार सरकार गलती तो कर रही है। या मान लो किसी न्यूज़पेपर में हमने ये पढ़ लिया कि नहीं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हमें क्या लगेगा? नहीं भाई, सरकार बहुत अच्छा है। एक लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो कर। तो जिस चीज की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास ज्यादा आती है, हम उस तरफ झुक जाते हैं। जी सर, अरविंद केजरीवाल। एग्जैक्टली, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास यूनिफॉर्मिटी के साथ इंफॉर्मेशन आए। पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए, चाहे मीडिया हाउसेस भी हो, कहीं से भी इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो, तो वो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि एक्चुअल में सारी इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्म वे में उनके पास आ रही है। पॉसिबिलिटी ही नहीं है। एक ही सिचुएशन है न्यूट्रल होने का, कि हम एक्चुअल में भगवान हो जाएं, ओमनीपोटेंट हो जाएं, कि हर तरफ हमारे हम हो और हमें हर चीज की, हर तरीके की इंफॉर्मेशन मिल रही हो, तभी हम एक्चुअल में अपने आप को आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल मान सकते हैं। तो अगर तुमसे कभी कोई ये चीज कह रहा है कि हम आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल हैं, तो कह देना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल सिचुएशन नहीं।
पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया ना एग्जाम्पल, कि हमने फिजिक्स को उठा के एक्चुअल में यहाँ पे इम्प्लांट किया है, क्योंकि यहाँ तो चलो पॉसिबल है, कांस्टेंट फोर्सेस हैं, बट ये तो वेरिएबल फोर्सेस है ना, बहुत, और थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा वेरिएबल फोर्सेस हैं। वेरिएबल फोर्सेस में जीरो करना किसी चीज का सम बहुत मुश्किल काम होता है। तो आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल होना मेरे हिसाब से तो इम्प्रैक्टिकल चीज है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी आइडियोलॉजी की तरफ हमारा झुकाव होता ही होता है। पूर्णिमा, यस सर। ठीक है ना? शैली, जी। समझ में है ये चीज? यस सर। अब आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें, क्या कह रहे हो ऋतिक, अगर इन्फो ना मिल रही हो तो न्यूट्रल हो सकते हैं? इन्फो देखो, किस चीज की इन्फो, मतलब इनकी कोई ना कोई एक इन्फो तो तुम्हारे पास आ ही रही है किसी ना किसी वे में। जैसे अगर तुम घर में भी हो, तुम अगर सपोज इमेजिन कर रहे हैं हम कि तुम न्यूज़पेपर नहीं देखते, राइट, कि तुम वहां पे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, तुम टीवी नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बट घर में जो तुम्हारे लोग हैं वो तो कहीं ना किसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस है, और वो तुम्हें नॉलेज तो देंगे ही देंगे थोड़ा बहुत भी। कैसे अवॉइड करोगे? ये तो एक ही सिचुएशन हो गई, इंफॉर्मेशन ना मिलना, है ना। इंफॉर्मेशन ना मिलने की सिचुएशन ये है कि तुम या तो मेंटली रिटार्ड हो बिल्कुल पूरी तरीके से, कि तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं जाता है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, चलो मान लिया, ये कंडीशन हो सकती है। या तुम बिल्कुल ही मतलब प्लेटो ने जो एक आइडिया दिया था ना, एलेगोरी ऑफ केव वाला, कि तुम वहां जाके केव में जाके बैठ जाओ, कोई तुम्हें ढूंढ ना पाए, चारों तरफ से तुम्हारा कम्युनिकेशन ब्लॉकेड हो जाए, तभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज तो नहीं। समझ गए ये चीज? खुशबू, तुम्हारा क्वेश्चन है कि बीइंग न्यूट्रल कैन बी एन आइडियोलॉजी। बीइंग न्यूट्रल कैन बी आइडियोलॉजी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों नहीं होगा वो अभी हम आइडियोलॉजी की डेफिनेशन से समझ जाएंगे। आइडियोलॉजी की एक्चुअल में अगर देखा जाए, अगर हम स्कॉलर्स की माने, तो आइडियोलॉजी की कोई एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है ही नहीं। किसी भी अगर तरीके से देखें, जितने भी स्कॉलर्स वगैरह की हम अगर बात करते हैं, चाहे मार्क्स की बात करें, चाहे हन्ना अरेंट की बात करें, चाहे हॉब्स, कोई भी हो, लॉक हो, कोई भी हो, किसी भी तरीके से, या मॉडर्न डेज में अगर हम जैसे बात करने जाते हैं, डेविड मैक्लैन की बात होती है, डी ट्रेसे की बात होती है, ठीक है, तो कोई भी किसी भी तरीके का एग्रीमेंट आज तक नहीं बन पाया कि आइडियोलॉजी की कोई एक डेफिनेशन है। अगर हम इन जनरल बात करें कि आइडियोलॉजी है क्या, आइडियोलॉजी बेसिकली इट्स अ सिस्टम। आइडियोलॉजी इज अ सिस्टम of values and belief. Ideology is a system of values and belief regarding an institution and process of society that is accepted as a fact or truth by group of people. आइडियोलॉजी बेसिकली क्या है कि एक वैल्यू और बिलीफ सिस्टम है, जो कि हम एक तरीके से एज अ ग्रुप ऑफ पीपल उसको ट्रुथ मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं, उनके लिए मार्क्स की कही हुई बातें एक तरीके से गॉड की कही हुई बातों के बराबर है, वो उसको आंखें बंद करके बिलीव करते हैं, राइट, कि भाई उन्होंने कुछ भी कहा है तो सच ही कहा होगा। या जैसे आजकल बहुत पॉलिटिकली डिबेट में चलता है कि भक्त और अंधभक्त की कहानी चलती है, सुना होगा कि जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है तो भक्त और अंधभक्त की बात होती है, राइट, कि सपोज अगर तुम्हारे मोदी जी ने कुछ कहा, लोग, जो लोग उनको फॉलो करते होंगे वो उसको ट्रुथ मान लेते होंगे, जो लोग नहीं फॉलो करते होंगे, जो एंटी में होंगे, वो कितनी भी अच्छी बात कर लें वो उसको गलत ही मानेंगे, वो उसको गलत ही मानेंगे। करेक्ट काजल? तो आइडियोलॉजी कुछ और नहीं है, बल्कि वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम है, जो कि जनरली एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा एक्सेप्टेड एज अ ट्रुथ के तौर पे एक्सेप्ट करी जाती है। समझ में आई ये चीज कि आइडियोलॉजी की डेफिनेशंस क्या है? मतलब इन जनरल अगर हम बात कर रहे हैं तो इन जनरल आइडियोलॉजी का मतलब ये है।
अगर हम वेरिएबल डेफिनेशन निकाल के देखें, जैसे अगर हम अलग अलग लेवल पे बात करते हैं, हम तुम्हें क्लासिफिकेशन ही करे देते हैं कि अगर हम आइडियोलॉजी का क्लासिफिकेशन करने जाते हैं जो हम लोगों ने पहले थिंकर पढ़े थे, ठीक है, उसके बेसिस पे, तो आइडियोलॉजी को अगर हम क्लासिफिकेशन करने जाएं डेफिनेशन के बेसिस पे, तो हम बांट सकते हैं नॉन मार्क्स और मार्क्सियन व्यू। मार्क्सियन व्यू के बेसिस पे, मार्क्सियन व्यू में अगर देखें तो खुद कार्ल मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ग्रामसी का नाम आ जाता है, ग्रामसी का नाम आ जाता है, ठीक है, यह लेनिन का नाम आ जाता है, और भी कई सारे लोग हैं, जैसे माओ की बात कर लें हम, तो ये सारे लोग इसके डेफिनेशन में आ जाते हैं, मतलब एक तरीके से थिंकर में आ जाते हैं। नॉन मार्क्सियन व्यू में तुम्हारे लाइक जैसे हन्ना एरेंट की बात हो जाती है, ठीक है, हन्ना एरेंट के अलावा अगर हम बात करें इसके अलावा डेविड मैक्लैन की बात हो जाती है, एक सेकेंड, इस पे लिखना मेरे लिए थोड़ा सा कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, एक सेकेंड, डेविड मैक्लैन हो गए, ठीक है, इसी तरीके से डी ट्रेसे हो गए, और भी कई सारे लॉक वगैरह हो गए, कई सारे लोग आ जाते हैं, तो हम इसको दो हिस्सों में क्लासिफाई कर लेते हैं। अब अगर हम पहले मार्क्स की बात करें, तो मार्क्स ने क्या किया था कि आइडियोलॉजी को क्या बोला था कि बेसिकली आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास, आइडियोलॉजी क्या है कि आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास, मार्क्स ने यही तो बोला था कि बेसिकली आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास आर इन एवरी एपोक द रूलिंग आइडिया, यही बोला था, याद है कार्ल मार्क्स जो हम लोग पढ़े थे कि जो रूलिंग क्लास होगा उसका जो आइडिया होगा वही एक्चुअल में आइडियोलॉजी होगा। फॉर एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की बात करें तो हम लोग जब भी वर्ल्ड में देखना चाहते हैं, जब भी एक नॉर्मली डिबेट होती है, नॉर्मली डिबेट में हम लोग क्या कहते हैं, यार यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो गई। जैसे अगर हम लोग अभी रिसेंट में इंटरव्यू ले रहे थे मैं पीसीएस के, तो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि अपने सराउंडिंग में देखो, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, इन सब नेबर्स में तुम्हारा डेमोक्रेसी यहाँ पे क्रम्बल हो रही है, राइट, इंडिया में डेमोक्रेसी बनी हुई है। तो हम डेमोक्रेसी को ही बेस्ट एग्जांपल क्यों मान रहे हैं कि भाई अगर कहीं पे भी रूलिंग सिस्टम या गवर्निंग सिस्टम होना चाहिए तो डेमोक्रेसी ही होना चाहिए, बाकी और को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, या नए तरह के रूलिंग आइडियाज, नए तरह के अगर सिस्टम जो गवर्नेंस सिस्टम है उसके बारे में क्यों चर्चा नहीं हो रही, क्यों आज के डेट में सिर्फ सोशलिज्म और डेमोक्रेसी, इन्हीं दो आइडियाज के ऊपर बात होती है। इसके अलावा और भी कई सारे रूलिंग गवर्निंग सिस्टम बन सकते हैं। जैसे अगर हमें एरिस्टोटल याद होगा तो एरिस्टोटल ने तुम्हारी लिस्ट बनाई थी, मोनार्की है, उसका तुम्हारा टायरनी बैड फॉर्म था, तो उन्होंने भी तो डिफरेंट क्रिएट करे थे। तो आज की डेट में जब से डेमोक्रेसी की बात हो रही है, हम डेमोक्रेसी से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, या डेमोक्रेसी को ही अच्छा क्यों मान रहे, क्यों? क्योंकि जब डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई थी तो उस टाइम पे अगर तुम्हें याद हो कि भाई अमेरिका या वेस्टर्न यूरोप वगैरह का डोमिनेंस था वर्ल्ड में, उन्होंने स्प्रेड किया, और बाकी सब हम लोग आज पढ़ते हैं तो हम लोग डेमोक्रेसी को अच्छा मानते हैं, बाकी और किसी के बारे में हम सोच ही नहीं पा रहे। तो मार्क्स ने जो चीज बोली है वो काफी हद तक जेन्युइन है कि बेसिकली आइडियोलॉजी क्या है कि आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास इज द आइडियोलॉजी, करेक्ट। इसी तरीके से ग्रामसी की बात करें तो ग्रामसी के हिसाब से आइडियोलॉजी क्या है, हेजेमोनी। हेजेमोनी की थ्योरी याद है ग्रामसी की, कि उन्होंने वहां पे बोला था कि बेसिकली सिविल सोसाइटी जो है दैट ऑल्टर्ड द माइंडसेट ऑफ द पीपल, कि जो लोग सोसाइटी में रहते हैं उनका माइंडसेट को अल्टर कर देता है, सबकॉन्शियस माइंड्स में कई सारी चीजें ऐसी इनपुट कर देता है जो हम जाने अनजाने में कर लेते हैं। जैसे हमने तुम्हें एग्जांपल दिया था ब्लैक और व्हाइट का, कि हम वहां पे पिंक लिस्ट की बात नहीं करते, हम नॉर्मली इसी चीज को अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, कि ब्लैक अगर हमें बैन करना है तो हम ब्लैक की बात करेंगे, अगर तो उसको अच्छे कॉन्टेक्स्ट में बात करना होगा तो हम व्हाइट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो ग्रामसी के हिसाब से देखें तो वो आइडियोलॉजी क्या है, ग्रामसी के हिसाब से जो सिविल सोसाइटी की हेजेमोनी है दैट इज द आइडियोलॉजी, राइट।
वहीं पे अगर हम हन्ना एरेंट की बात करने चले जाएं तो हन्ना एरेंट ने क्या किया था कि आइडियोलॉजी इज अ मिथोलॉजी। आइडियोलॉजी और कुछ नहीं बल्कि मिथ है। कैसे मिथ है कि एक्चुअल में वहां पे हिस्ट्री को और प्रेजेंट टाइम को तुम्हारा लॉजिकल वे में कनेक्ट करके उसके बेसिस पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, एंड दैट कुड लीड टुवर्ड द टोटलिटारियनिज्म। तो उनके हिसाब से आइडियोलॉजी क्या था? उनके हिसाब से आइडियोलॉजी एक तरीके से मिथोलॉजी है, मिथ है एक तरीके से, और कुछ नहीं है। राइट? यही चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। यस सर। इसी तरीके से डेविड मैकक्लैन ने भी एक वहां पे एक आइडिया दिया। डेविड मैकक्लैन ने बोला कि आइडियोलॉजी इज अ मोस्ट इल्यूसिव कॉन्सेप्ट इन द होल ऑफ सोशल साइंस। कि डेविड मैकक्लैन ने वहां पे बोला कि आइडियोलॉजी और कुछ नहीं है बल्कि एक छलावा है, इल्यूसिव कॉन्सेप्ट है। सोशल साइंस का एक इल्यूसिव कॉन्सेप्ट है। मतलब हन्ना अरेंट और डेविड मैकक्लैन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हन्ना अरेंट ने थोड़ा सा एक्सट्रीम नेगेटिव बोला है, इन्होंने इल्यूसिव बोला कि जो एक्चुअल में दिखाई नहीं देता बट कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करता है। राइट? यस सर। इसी तरीके से अगर हम डी ट्रेसे की अगर हम बात करना चाहें तो डी ट्रेसे एक्चुअल में एक पर्सन थे जिन्होंने आइडियोलॉजी वर्ड को क्वाइन किया था। द वर्ड आइडियोलॉजी बेसिकली क्वाइंड बाय द डी ट्रेसे, एंटोनियो डी ट्रेसे, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1796 अराउंड। और उन्होंने वहां पे बोला था कि आइडियोलॉजी बेसिकली रिफर एज अ न्यू साइंस ऑफ आइडिया, न्यू साइंस ऑफ आइडिया। उनके हिसाब से ये है न्यू साइंस ऑफ आइडिया का मतलब आइडियाज बेसिकली कि जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हैं उनका लॉजिकल कनेक्शन। साइंस का मतलब क्या होता है कि लॉजिकल कन्वर्सेशन। तो इन्होंने कहा कि बेसिकली हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हैं, उनके बीच का जो बेसिकली प्रोसेस, साइंटिफिक मेथड, वो सारी चीजें आइडियोलॉजी है। इन्होंने हन्ना अरेंट का एक तरीके से अगर देखा जाए उसके पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बोला है। हन्ना अरेंट ने वही चीज नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में बोली है, मिथोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बोली, इन्होंने उसको पॉजिटिव रूप दिया कि आइडियोलॉजी इज अ न्यू साइंस ऑफ आइडियाज। राइट? अब यहीं पे इन सारी चीजों से अगर हम आइडियोलॉजी के डेफिनेशन निकालें, या करंट का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, करंट के एग्जांपल से तुम्हें और अच्छे से समझा पाऊंगा। अभी रिसेंट में जैसे मैं कंपेयर कर रहा था, चाइना ने रिसेंट में अभी देखा होगा एक व्हाइट पेपर निकाला है अबाउट डेमोक्रेसी। याद है हम लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में इस चीज के बारे में जिक्र कर चुके हैं। चाइना हैज रिसेंटली published a white paper and claim that China is a true democratic country and America is undemocratic system। याद है कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और अमेरिका इज नॉट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। अनाउंस किया था कुछ टाइम पहले। यस सर। तो चाइना ने क्यों किया? स्टार्टिंग अगर हम थोड़ा सा इसको आईआर के कॉन्टेक्स्ट में ले जाते हैं, आईआर के जैसे चाइना ने स्टार्टिंग में, अगर हम माओ वगैरह के पीरियड की बात करें, माओ एक्चुअल में बहुत ज्यादा अमेरिका को पसंद नहीं करते थे, और जब माओ का टाइम आया था तो उन्होंने कई सारे ऐसे स्टेटमेंट भी दिए थे कि वो अमेरिका के अगेंस्ट थे। और उनका ये मानना था कि बेसिकली माओ वांट टू क्रिएट द सोशलिस्ट सोसाइटी। बहुत कोशिश करी, काफी लंबे टाइम तक सोशलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करी, बट नहीं कर पाए। अब उन्होंने क्या सोचा कि अगर हमें अपनी हेजेमोनी बनानी है तो हम क्या करें कि अपनी आइडियोलॉजी क्रिएट करें। तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका की डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी है, क्यों ना हम उन्हीं के आइडियोलॉजी से उन्हीं को काउंटर करने की कोशिश करें, मतलब उन्हीं के वैल्यू सिस्टम को लेके हम अपनी आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करें। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ। डेमोक्रेसी की जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग डेमोक्रेसी से क्या समझते हैं कि पीपल हैव राइट्स, कि पीपल्स के पास अपने राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, जैसे लिबर्टी वगैरह हो गया, टॉलरेंस हो गया, ये सारी चीजें वहां पे एग्जिस्ट करती हैं। जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम लोग यही तो बात करते हैं कि भाई सरकार जो है वो कितना पब्लिक के लिए काम कर रही है, कि पीपल आर रूल्ड बाय द पब्लिक्स, गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय द पब्लिक्स, कि बाय द पीपल फॉर द पीपल हम लोग पढ़ते हैं ना, यही तो हम लोग डेमोक्रेसी मानते हैं।
बट चाइना ने इसकी डेफिनेशन चेंज करने की बात करती कि भाई नहीं, एक्चुअल में डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है, डेमोक्रेसी का मतलब है कंसेंसस ऑफ पीपल। कंसेंसस ऑफ पीपल के जैसे चाइना में अगर तुम देखो तो वहां पे सी जिनपिंग को कंसेंसस मिली हुई है कि लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं। तो उनका ये मानना है कि डेमोक्रेसी का मतलब एक्चुअल में ये नहीं है कि फ्री इलेक्शन हो, वहां पे लिबर्टी हो, ये सारी चीजें डेमोक्रेसी के फीचर नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी का ट्रू फीचर क्या है, कंसेंसस ऑफ पीपल। और इसीलिए हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। यही तो चाइना कर रहा है ना, कि हम लोग डेमोक्रेसी की बात क्या करते हैं कि फ्री, हाँ, कि जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम लोग क्या मानते हैं कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, मतलब लोगों के राइट्स होने चाहिए, है ना, डाइवर्स सोसाइटी, टॉलरेंस, ये सारे फीचर होने चाहिए डेमोक्रेसी में। बट चाइना का मानना है कि नहीं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी के लिए कंसेंसस ऑफ द पीपल इज इम्पोर्टेंट। और इसीलिए हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। और अमेरिका में क्योंकि कंसेंसस नहीं है, ब्लैक और व्हाइट का वहां पे रेसिज्म चलता है, इसलिए वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, राइट। क्या कर रहा है वो, आइडियोलॉजी प्रोपोगेट कर रहा है, डेमोक्रेसी की एक नई आइडियोलॉजी प्रोपोगेट कर रहा है, डेमोक्रेसी की एक नई आइडियोलॉजी को प्रोपोगेशन कर रहा है। अमित, जी सर। समझ में आया? यानी कि अगर हम इतने सारे एग्जाम्पल, इतने सारे थिंकर के बेसिस पे देखें तो आइडियोलॉजी की डेफिनेशन क्या निकालेंगे? आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी इज अ बिलीफ सिस्टम, राइट। दूसरी चीज हम आइडियोलॉजी को क्या कह सकते हैं कि एक्शन ओरिएंटेड सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, पॉलिटिकल आइडियाज। जैसे चाइना एक्चुअल में अपने पॉलिटिकल आइडियाज को प्रोपोगेट कर रहा है, एक्शन ओरिएंटेड सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, के जो हमें चीज अचीव करनी है हमने उसके हिसाब से पॉलिटिकल आइडियाज क्रिएट कर लिए, दैट इज आइडियोलॉजी। हमें जो चीज अचीव करनी है, हमें अपना वर्चस्व बनाना है, हेजेमोनी क्रिएट करनी है, हमें सुप्रीम पावर बनना है, तो हमने उस हिसाब से क्या किया, पॉलिटिकल आइडियाज को प्रोपोगेट किया और हम उस हिसाब पे काम करने लगे, दैट इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अगर हम मार्क्स के हिसाब से देखें तो आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास, आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास, दैट इज आइडियोलॉजी। इन जनरल बात करें तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या है कि बेसिकली वर्ल्ड व्यू ऑफ पर्टिकुलर सोशल क्लास। जो वर्ल्डली व्यू है, वर्ल्ड व्यू ऑफ सोशल क्लास, के जो हम और तुम मानते हैं वही एक्चुअल में आइडियोलॉजी है। अगर हम ग्रामसी के हिसाब से बात करें तो आइडिया दैट प्रोपोगेट फॉल्स कॉन्शियसनेस, यानी कि हेजेमोनी, आइडिया दैट प्रोपोगेट फॉल्स कॉन्शियसनेस इज आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी की कोई डेफिनेशन नहीं है, बल्कि कई सारे तुम्हारे वहां पे, जैसे अगर हम वहां पे डेविड एक तरीके से बात करते हैं, एक और नाम आता है कार्ल मैनहेम का। कार्ल मैनहेम एक्चुअल में थोड़ा सा ब्लेंडेड फॉर्म में काम करते हैं, वो मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म को मिला देते हैं। तो अगर उनके हिसाब से अगर हम देखें तो उन्होंने बोला कि आइडियोलॉजी क्या है, इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट क्लास। और उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया आइडियोलॉजी को, उन्होंने आइडियोलॉजी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक उन्होंने बोला कि बेसिकली यूटोपिया, और दूसरा आइडियोलॉजी। यूटोपिया क्या मतलब, आइडिया ऑफ डिप्रेस क्लास। जैसे मान लो डिप्रेस क्लास है तो वो एक्चुअल में एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करेगा। मान लो दबे कुचले लोग हैं तो वो चाहेंगे नहीं कि आगे हम बढ़ें, अपलिफ्ट करें, तो वो अपने हिसाब से चीजों को तुम्हारा प्रोपोगेट करेंगे, वो आइडियल कंडीशंस की बातें करेंगे, राइट। कि मान लो गरीब क्या चाहेगा कि नहीं भाई इक्वालिटी हो, मतलब अगर हमें जितना पैसा मिल रहा है उतना दूसरे को भी मिले, कि हमारी थाली में 2 रोटी हो उसके में भी हो, गरीब यही तो बात करेगा, आइडियल बात है। तो यहाँ पे कार्ल मैनहेम ने बोला कि बेसिकली एक तरीके से जो आइडिया ऑफ डिप्रेस क्लास इज यूटोपिया, और डोमिनेंट क्लास का जो आइडिया होगा वो आइडियोलॉजी। समझ में आ गया?
तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का डेफिनेशन या तुम्हें आइडिया समझ में आ गया कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एग्जैक्टली है क्या? क्लियर ये चीज यहाँ तक? यस सर। ऋतिक, कोई क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ बोलो। सर ये आइडियोलॉजीज को जैसे आपने डिवाइड किया है नॉन मार्क्स और मार्क्सियन व्यू से, हाँ क्या इसको और भी किसी व्यूज के साथ डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल बांट सकते हो। मार्क्स को एक्चुअल में मतलब सेंटर में इसलिए रखा जाता है कि चीजें आसान हो जाती हैं, इस मतलब वजह से। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था ना, प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक, हाँ तो तो वहां से भी यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक में बांटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, आइडियोलॉजी को खासकर, क्योंकि उनका जो आइडिया है प्लेटो वगैरह का, वो आज की डेट में एग्जिस्टेंस सिस्टम में काम नहीं करता। जी जी। और आइडियोलॉजी तभी है कि जब एक आइडिया जो है वो रूलिंग आइडिया बने, मतलब सिस्टम को गवर्न करने की कोशिश करेगा, तभी वो मतलब मास अपलिफ्ट। आइडियोलॉजी कब बनेगी? आइडिया जब एक्चुअल में मास फॉलो करने लगे, ठीक है, तभी आइडियोलॉजी बनती है, नहीं तो वो आइडिया ही रहता है ना। अगर जी। उस कार्ल मार्क्स ने कोई आइडिया दिया वहां पे, लोग अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे तो वो आइडिया है, आइडियोलॉजी थोड़ी ना है। यानी कि एक तो बिलीफ सिस्टम को कोई ग्रुप्स ऑफ पीपल जब फॉलो करने लगे और उसके हिसाब से चीजें कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाए, तभी आइडियोलॉजी बनती है। तो प्लेटो को आज के डेट में कौन फॉलो कर रहा है? कौन फिलोसफर किंग को लाने की बात कर रहा है? कोई नहीं, आई थिंक सो, एक्सेप्ट अपना एक स्टूडेंट शिवांश, ठीक है। वो फिलोसफर किंग बनने की कोशिश कर रहा है। तो समझ में आया ना कि मार्क्स को सेंटर में रखना थोड़ा सा आसान कर देता है चीजों को, क्योंकि आजकल जो डिबेट होती है वो या तो मार्क्स की तरफ या नॉन मार्क्सियन व्यू में देखा जाता है, कि ज्यादातर लोग या तो मार्क्स बनना चाहते हैं या फिर मार्क्स को क्रिटिसाइज करना। जैसे हम लोगों ने वहां पे प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक आइडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा था। आइडियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में जनरली जो बात होती है या तो मार्क्सियन बनेगा या नॉन मार्क्सियन बनेगा, यही होता है। अब आइडियोलॉजी का अगर हम क्लासिफिकेशन अगर देखना चाहें तो हम दो हिस्सों में आइडियोलॉजी को ब्रेक कर सकते हैं। एक बेसिकली क्लासिकल आइडियोलॉजी, क्लासिकल, और दूसरा है न्यू। क्लासिकल में जो है वो सबसे पहले लिबरलिज्म की बात होती है, कंजर्वेटिविज्म की बात होती है, ठीक है, सोशलिज्म की बात होती है, इसी तरीके से नेशनलिज्म की बात होती है, अनार्किज्म की बात होती है, फासिज्म की बात होती है। अगर हम न्यू में बात करें तो फेमिनिज्म की बात हो रही, ग्रीन आइडियोलॉजी, मल्टीकल्चरलिज्म, इसी तरीके से इस्लामिज्म, और इनफैक्ट रिसेंट में एक और आइडियोलॉजी जुड़ी है, वो है टेररिज्म। टेररिज्म हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द आइडियोलॉजी। जैसे कैसे मैं कह सकता हूँ ये चीज को, मैं अभी रिसेंट में कुछ पेपर्स वगैरह देख रहा था, तो अभी रिसेंट में जैसे मैं अपने ही पेपर पे काम कर रहा था डिसआर्मामेंट के, तो वहां पे कई सारी चीजें मुझे ऐसी देखी। टेररिज्म एक्चुअल में फैशन बन गया आज के डेट में, कि लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं हम टेररिज्म फैलाएंगे, तो हमें उनको मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं वो चीज को, कि नहीं हमें ये चीज अचीव करनी है, हमें ये चीज करना है। तो टेररिज्म एक्चुअल में आज के डेट में आइडियोलॉजी बन गई। समझ में आई चीज? तो हम इस तरीके से, अब हमें इसमें से पढ़ना लिमिटेड है, सारी नहीं पढ़नी आइडियोलॉजी, हमें पढ़ना लिबरलिज्म के बारे में पढ़ना है, सोशलिज्म। अब सोशलिज्म और मार्क्सिज्म उसमें एक ही जगह पे आ जाते हैं, तो हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो मार्क्सिज्म भी आ जाता है, ठीक है। फासिज्म को हम देखेंगे, थोड़ा बहुत अनार्किज्म के बारे में भी देखना पड़ता है, फेमिनिज्म हो गया, ठीक है, इसी तरीके से मल्टीकल्चरलिज्म हो गया। हमें इतनी आइडियोलॉजी को स्टडी करना है, ठीक है। टेररिज्म, इस्लामिज्म, ग्रीन आइडियोलॉजी। इनफैक्ट पेपर 2 में जब आईआर के पेपर 2 में जाते हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत इन्वायरमेंटलिज्म के बारे में पढ़ना होता है, और इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लिबरलिज्म के बारे में बात करना। सबसे पहले हम ओरिजिन देखें, एक्चुअल में लिबरलिज्म का ओरिजिन पॉइंट क्या है। लिबरलिज्म का ओरिजिन पॉइंट एक्चुअल में 14th सेंचुरीज के टाइम से हुआ था। 14th सेंचुरीज में अगर तुम्हें याद हो
दैट इज अ पीरियड ऑफ डार्क एज। और डार्क एज में तुमने देखा होगा कि वहां पे हमने तुम्हें पढ़ाया था कि पोप और जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको एक्चुअल में तुम्हारा उनका कनेक्शन चलते थे, मतलब वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, राइट, अगेंस्ट द स्टेट। सोसाइटी एक्चुअल में अगर तुम डार्क एज में देखो तो लैंडलॉर्ड और सर्फ में डिवाइडेड थी। अगर हम मार्क्स के हिसाब से देखें तो मार्क्स ने यही माना था, यही डिवीजन किया था, लैंडलॉर्ड और सर्फ या टेनेंट्स कह सकते हो वहां पे। और डार्क एज के पीरियड में जैसे मैकेवली हम लोग पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे एक्चुअल में अगर तुमने देखा हो तो पोप और लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करने का काम करते थे, कि लैंडलॉर्ड्स एक्चुअल में उनका रूलिंग आइडिया चलता था और पोप उनको जो है उनके आइडियाज को एक तरीके से ओरिजिनल थिंकर के तौर पे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना ग्रामसी में कि इंटेलेक्चुअल्स, तो पोप आर बेसिकली इंटेलेक्चुअल्स फॉर लैंडलॉर्ड्स, कि पोप बेसिकली लैंडलॉर्ड्स के वर्क करते थे, राइट। अब उस टाइम पे लिबर एक कम्युनिटी थी। लिबर एक्चुअल में कम्युनिटी के तौर पे माना जाता है। लिबर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री मैन, कि जो ना तो स्लेव है, ना सर्फ है, ना लैंडलॉर्ड है, किसी में नहीं। जैसे अपने यहाँ पे अगर हम देखें मॉन्क टाइप के लोग, कि उनको किसी से दीन दुनिया से लेना देना नहीं, ना स्टेट से मतलब है, ना पोप से मतलब है, ना लैंडलॉर्ड से मतलब है, किसी से नहीं। दे आर टोटली फ्री, जो मन में आ रहा कर रहा, जो मन में आ रहा खा रहा है। तो इस तरीके के लोग लिबर। शिवेंद्र पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा, पेज को माउस से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करो। सर फोन से किया है, नहीं हो रहा उसमें। फोन से नहीं हो रहा है तो फोन से अब क्या कर सकते हैं? यस सर, मेरा भी नहीं हो रहा। फोन से नहीं हो रहा है, फोन में पता नहीं। हाँ? डबल फिंगर से यूज कर सकते हैं सर। अच्छा, डबल वो फिंगर किया है, वो जूम इन जूम आउट उससे नहीं हो रहा है। पता नहीं, मेरा तो उसके लिए अब क्या बोल सकते हैं। चलो ठीक है, नोट्स तो मिल ही जाएंगे ना, टेंशन मत लो, चीजें समझ में आ रही ना, अपने हिसाब से लिखते चले जाओ, यस सर। ठीक है। अदरवाइज 2 फिंगर्स रख के उसको ऊपर स्क्रॉल करने की कोशिश करो, शायद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे लिबर की। लिबर में जैसे हमने बताया कि लिबर का मतलब होता है फ्री मैन, राइट। अब ये लोग एक इट इज जस्ट लाइक मॉन्क, कि अपने आप पे जो मॉन्क लोग हैं, साधु लोग हैं, उन जैसे लोग थे। अब इनमें क्या हुआ कि एक्चुअल में इन्होंने क्या किया, अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया। जैसे हमने तुम्हें बताया था कि मैकेवली के टाइम पे कि ये लोग क्या है कि जैसे मर्केंटलिस्ट में कन्वर्ट हो गए, कि ये लोग एक्चुअल में जैसे तुमने देखा होगा वास्को डे गामा वगैरह के नाम आता है, राइट। तो ये लोग क्या हुआ कि अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, दुनिया घूमने के लिए वहां पे निकले, और धीमे धीमे इन्होंने ट्रेड में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया। ट्रेड में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया तो इन्होंने पैसे कमाने शुरू कर दिए, राइट। बताया था ना जब हमने लिबर्टी वगैरह पढ़ाई थी तुम्हें स्टार्टिंग में, एनसीईआरटी वगैरह जब करा रहे थे, पूर्णिमा। यस सर। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया, और वहां पे मर्केंटलिस्ट बन गए एक तरीके से। वहां पे मनी वगैरह इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो पैसे आने शुरू हो गए इनके पास में। पैसे आने शुरू हो गए तो फिर भाई जो एग्जिस्टिंग रूलिंग क्लास है उसको टेंशन क्रिएट होगी, कि लाइक जैसे अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई स्टार्टिंग से तुम देख रहे हो कोई छोटा सा घर है, और अचानक से वो एक तुम्हारे से बड़ा घर बना ले वहां पे, तो तुम्हें लगेगा यार ये कैसे हो गया, ये तो भाई हम इसको तो आए दिन नाश्ता करवाते थे, इसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, और ये आज देखो दूसरों को पार्टियां दे रहा है। तो वहां पे लगता है ना कहीं जेलेसी तो फील होती है। तो जब इनके पास पैसा आना स्टार्ट हुआ तो जो रूलिंग क्लास एक्चुअल में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, लेबर्स ने स्टेट को टैक्स देना शुरू कर दिया, कि अपने वेलफेयर के लिए, अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए इन्होंने स्टेट को पैसा देना शुरू कर दिया, टैक्स देना शुरू कर दिया। स्टेट ने क्या किया, वहां पे एक्चुअल में पैसा लेके अपनी आर्मी वगैरह को मजबूत किया, और जो पोप और लैंडलॉर्ड का जो तुम्हारा वहां पे जॉइंट सेशन चल रहा था उसको ब्रेक करने के काम शुरू कर दिया। मैं क्या वहां पे याद है मैकेवली ने बोला था कि प्रिंस शुड यूज द रिलीजन एज अ टूल फॉर हेजेमोनी, राइट, कि प्रिंस शुड सेपरेट द एथिक्स, सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। मैकेवली ने बोला था, ट्रांजिटरी थिंकर थे वो।
तो वहां से लिबरलिज्म का आइडिया अगर कह सकते हैं कि अगर हम कंट्रीब्यूशन के तौर पे देखें तो मैकियावेली का नो डाउट वहां पे कंट्रीब्यूशन है। लिबरलिज्म की हम जब भी बात करेंगे तो भले ही उन्होंने लिबर्टी वगैरह की बात नहीं करी, उन्होंने डायरेक्टली कभी लिबर्टी के बारे में कोई बात नहीं करी, राइट। उनके लिए लिबर्टी का मतलब था कि डे टू डे वर्क अपना करने के लिए फ्री हो। बट फिर भी हम मैकियावेली के जो एक तरीके से देखा जाए उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वी कैन नॉट डिनाई। ही वाज द फर्स्ट थिंकर हु ऑफिशियली सेपरेटेड द रिलीजन फ्रॉम स्टेट, और जहां से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। फिर धीमे धीमे करके लिबरलिज्म ने अपने आप को राइज करना शुरू किया। जैसे हॉब्स के टाइम पे देखे तो हॉब्स के टाइम पे राइट टू लाइफ मिला। हॉब्स के टाइम पे हमें राइट टू लाइफ की बात करी थी कि हॉब्स वाज अ पर्सन हु प्रोवाइडेड द राइट टू लाइफ थ्रू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू राइट टू लाइफ की बात करी। फिर लॉक आए, जिनको हम लोग फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहते हैं। लॉक ने पहली बार वहां पे राइट टू लाइफ के अलावा लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात करी। यानी कि धीमे धीमे लिबरलिज्म राइज हुआ और मेच्योरिटी की तरफ पहुंचा के लॉक आए। लॉक के बाद रूसो हैं, रूसो के बाद तुम्हारा वहां पे और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि निगेटिव लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया। जेएस मिल के टाइम पे टीएच ग्रीन आगे चल के आए, उन्होंने उसको और एनहांस किया, राइट। हुआ था ये चीज। इनफैक्ट अगर हम देखें तो 17 सेंचुरीज के टाइम पे 17 इंग्लिश रिवॉल्यूशन, तुम्हें याद होगा कि हॉब्स के टाइम पे हम लोगों ने बात करी थी, हॉब्स लॉ के टाइम पे, कि वहां पे ग्लोरियस और प्यूरिटन रिवॉल्यूशन हुए थे, है ना। फिर तुम्हारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात होती है। तो इतने सारे रिवॉल्यूशन से धीरे धीरे एक्चुअल में तुम्हारा लिबरलिज्म राइज हुआ, और लिबरलिज्म चैलेंज द एब्सोल्यूट पावर ऑफ मोनार्की। यही तो किया था। जैसे अगर तुम देखो रूसो को देखो या लॉक को देखो, तो लॉक ने क्या किया था कि जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी स्टेट को, उसको चैलेंज किया था। कि लॉक ने बोला था कि स्टेट का काम क्या है कि लोगों के राइट जो वो है राइट्स हैं उनको डिफेंड करना। स्टेट जस्ट लाइक अ नाइट वॉचमैन, स्टेट का इतना ही तो काम था कि वो लॉज बनाए और लोगों के जो राइट्स हैं उनको डिफेंड करे। रूसों ने और एक कदम आगे बढ़ के वहां पे एक्चुअल पावर जो है लोगों को ही सोवरेन बना दिया था, जनरल विल के कॉन्सेप्ट के थ्रू, याद है। तो लिबरलिज्म जो है वो धीमे धीमे करके डेवलप हुआ। नए नए वैल्यू सिस्टम्स जो हैं या कह सकते हैं प्रिंसिपल जो हैं वो उसके इनकलकेट हुए। धीमे धीमे चीजें डेवलप होती चली गई, और लगभग 20th सेंचुरीज आते आते उसमें कई सारी चीजें जो पुरानी थी उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, नई चीजें एड ऑन हुई सोसाइटी के हिसाब से। और आज भी वो प्रोसेस कंटिन्यूएशन में है। अगर तुम कोई कहे कि लिबरलिज्म अपने मैच्योर फेज पे है, तो अभी भी हम नहीं कह सकते। मैं खुद नहीं मानता इस चीज को। एज अ लिबरल थिंकर के तौर पे अगर देखूं तो मैं इस चीज को बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा कि लिबरलिज्म अपने पीक पे या मैच्योरिटी फेज पे आ चुका है। नहीं, अभी भी सोसाइटी जिस हिसाब से चेंज हो रही है लिबरलिज्म में, उस हिसाब के चेंजेस आ रहे हैं। नए वैल्यू सिस्टम सोसाइटी के हिसाब से डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक चीजें कि अगर हम ओरिजिन से लेके अभी तक के कैसे कैसे लिबरलिज्म राइज हुआ, समझ में आ गई ना ये चीज। यस सर। यस सर। शुभम, यस सर। खुशबू, हाँ सर। यस सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्च्यूज ऑफ लिबरलिज्म। वर्च्यूज ऑफ लिबरलिज्म, वर्च्यूज का मतलब कि एक तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई स्टेट जो है वो लिबरल स्टेट है, या कोई सिस्टम गवर्निंग सिस्टम लिबरल गवर्निंग सिस्टम है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। किसी के गुण देख के ही तो आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर सपोज शादी करने जा रहे हैं, तो शादी करते टाइम भाई लड़की जब देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, तो हम लोग एक्चुअल में क्या देखते हैं कि भाई गुण देखने जा रहे हैं कि लड़की कैसी है या लड़का कैसा है, संस्कारी है कि नहीं, राइट। जब घर जाते हैं वहां पे बैठेंगे, चाय समोसा वहां पे आएंगे, चाय समोसा खाते खाते देखेंगे, बातचीत होगी, तब पता चलता है कि भाई गुण कैसे हैं।
कहने के लिए तो यही होता ना, भले शकल देखने जा रहे हूँ कि कैसी है, दिखने में कैसी है लड़की या लड़का, दारूखोर तो नहीं है, तो वो बात अलग है, लेकिन कहने के लिए तो हम लोग यही कहते हैं ना कि एक्चुअल में भाई उसके वर्च्यूज कैसे हैं वो देखने जा रहे हैं, यही होता है। ऋतिक, कुछ एक्सपीरियंस है इस चीज का? तो अगर कोई सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम, अगर कोई क्लेम कर रहा है कि हम लिबरल हैं, तो कैसे पहचानोगे कि कोई सिस्टम लिबरल है कि नहीं है? कि अगर मान लो कोई वहां पे लड़का कह रहा है कि नहीं हम संस्कारी हैं, तो कैसे पता चलेगा कि संस्कारी है? तो उसके गुण देखे जाएंगे कि हाँ स्कूल टाइम में उसके दोस्त कैसे थे, उसका उठना बैठना किसके साथ था, कौन सी टपरी पे जाके चाय पी रहा था या कुछ और वहां पे कुछ और चल रहा था। ये सारी चीजें पता करके तो चलता है कि भाई लड़का संस्कारी है कि नहीं है। उसके मैसेजेस, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन, उसके तुम्हारे फोन कॉल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो कितना संस्कारी है, राइट? तो अगर कोई क्लेम कर रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो लिबरल सिस्टम है, तो बिना वर्च्यूज को जाने हम कैसे कह सकते हैं? वर्च्यूज इंपॉर्टेंट है ना, कि जब हमें वर्च्यूज पता होगा तभी तो हम कह सकते हैं ना कि ये वाला एग्जिस्टिंग सिस्टम लिबरल है या नहीं है। करेक्ट शिवांगी? तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट वर्च्यू है वो है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म का मतलब कि अगर तुम देखो डार्क एज के बाद, 14 सेंचुरीज के बाद की अगर हम बात करें, तो वहां पे रेनासा पीरियड स्टार्ट हुआ था, और रेनासा पीरियड का एक एंगल था ह्यूमनिज्म का, कि जैसे रिलीजन के टाइम पे तुम्हारा डार्क एज के टाइम पे ह्यूमन वैल्यूज की रिस्पेक्ट नहीं करी जाती थी। बट अगर हम रेनासा पीरियड की बात करें तो वहां पे ह्यूमन एस्पेक्ट्स की फोकस होना शुरू हो गया था। करेक्ट? ह्यूमन को वैल्यूज मिलना, rather than religion, human was important during the period of Renaissance, right? खुशबू, हाँ सर। प्रीति, था ये चीज कि डार्क एज के बाद, डार्क एज में तो इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं थी, रिलीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमन। बट रेनासा पीरियड में ये सुपरसीड कर गया था, और वहां पे ये माना गया था ह्यूमन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलीजन। यही तो तुम्हारा रेनासा पीरियड की खूबी थी कि साइंटिफिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से ये सारी चीजें स्टार्ट हो रही थी, स्पेशली तुम्हारा साइंटिफिक डेवलपमेंट की वजह से। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है कि लिबरलिज्म में जब हम लॉक को देखते हैं, तो लॉक ने एक आइडिया दिया था कि मैन इज बाय नेचर इज रैशनल and individualistic in nature. लॉक ने बोला था कि मैन इज रैशनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक बाय नेचर, कि इंसान जो है वो रैशनल है, समझदार है और इंडिविजुअलिस्टिक है। और इसी इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर की वजह से उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम किया था कि एवरी पर्सन हैव राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन अनलिमिटेड मैनर, कि वो जितना चाहे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। वो अपना लेबर, एक तरीके से उसके लेबर पे उसका अधिकार है, और वो जितनी चाहे प्रॉपर्टी अर्न कर सकता है, राइट? बोला था उन्होंने ये चीज, तो लॉक ने ये आइडिया दिया था। करेक्ट? इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सब चीजें कैसे जनरेट हुई थी, इसी तरीके से इमानुअल कांट की बात आती है। कांट का हमने जिक्र कहाँ पे किया था, कोई बता सकता है? इमानुअल कांट के बारे में मैंने एक जगह बोला था, किस थिंकर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने कांट का इस्तेमाल किया है? शिवांगी, मैं बताऊं? अमित रुक जाओ। शिवांगी, शायद अन्ना था, अन्ना एरेंट। अन्ना अरेंट के टाइम पे मैंने कांट का इस्तेमाल किया था? नहीं, कंफर्म नहीं हूँ, नहीं। कंफर्म नहीं हूँ। और कोई? नहीं बता सर। खुशबू,
काजल, आज के टाइम पे तुम्हारा दिमाग का जुड़ा हुआ है क्या? खुशबू सैयद, नहीं सर, याद नहीं। एरिस्टोटल, स्लेवरी वाली थ्योरी जी सर। याद आया? जी सर। मैन इज एंड इन इटसेल्फ, नॉट द मीन फॉर अचीवमेंट ऑफ अदर पर्सन। याद आया कुछ चीज? तो इमानुअल कांट ने ये चीज बोली थी कि बेसिकली तुम्हारा एक तरीके से मैन, जो इंसान है, जो पर्सन है, पर्सन शुड हैव डिग्निटी एंड इक्वल वर्थ। उन्होंने बोला कि मैन इज इन इट एंड इन इटसेल्फ, नॉट द मीन फॉर अचीवमेंट ऑफ एंड्स फॉर अदर पर्सन। तो ये लिबरलिज्म की पहला वर्च्यू है कि भाई इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट रेदर देन अदर थिंग्स। अगर जिस गवर्निंग सिस्टम में इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, बल्कि उसकी जगह पे सोसाइटी या किसी अदर एस्पेक्ट्स को कवरेज मिल रहा है, स्टेट को इंपॉर्टेंट मिल रहा, इंडिविजुअल की कोई कदर नहीं करी जा रही, तो वो एक्चुअल में लिबरल सोसाइटी नहीं होगी। यानी कि कह सकते हैं कि डिग्निटी हो गया, उसके तुम्हारे राइट्स हो गए, उसकी तुम्हारी एक तरीके से कहें कि वर्थ है, ये सब चीजें प्रिजर्व होनी चाहिए। जहां जिस स्टेट में उसकी डिग्निटी, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी या उसके जो अदर राइट्स हैं, अगर उसको डिफेंड नहीं किया जा रहा, उसकी सिक्योरिटी नहीं हो रही, तो वो एक्चुअल में लिबरल सोसाइटी नहीं हो सकती। यस, इंडिविजुअल प्रायर टू स्टेट, करेक्ट। इंडिविजुअल इज ऑलवेज प्रायर टू स्टेट इन लिबरल सोसाइटी। अब अगर हम चाइना को कॉन्टेक्स्ट में रखें, तो चाइना में क्या ये चीज है? अगर वो अपने आप को क्लेम कर रहा कि हम डेमोक्रेटिक हैं या लिबरल सोसाइटी हैं, तो चाइना क्या वास्तव में इस वर्च्यू को फॉलो कर रहा? वहां तो एक्चुअल में सोसाइटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल, या स्टेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल। करेक्ट, चाइना में तो ये सिचुएशन है ना। तो अगर चाइना क्लेम भी करता है तो हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो वर्च्यू ही नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है लिबरलिज्म में, वो है लिबर्टी, या कह सकते हो अगर कंफ्यूजन हो तो वहां पे फ्रीडम वर्ड का इस्तेमाल कर, फ्रीडम। चाहे हॉब्स हो, चाहे तुम्हारे लॉक हो, या और कोई भी थिंक करो, सबने एक चीज बोली थी, लिबर्टी was a natural right. Liberty is a natural right. जैसे अगर हॉब्स की बात करें, तो हॉब्स ने भी माना था कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पहले जब स्टेट ऑफ नेचर में थे, तो स्टेट ऑफ नेचर के टाइम पे हॉब्स ने भी ये माना था ना कि इंडिविजुअल जो है उसके पास एब्सोल्यूट लिबर्टी है। भले वो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट लिबर्टी की वजह से लड़ रहा था, बट पीपल हैव द एब्सोल्यूट लिबर्टी बिकॉज ऑफ द नेचुरल राइट्स। हॉब्स ने बोला था ये चीज। शिवेंद्र, तुम्हारा कैमरा क्यों ऑन नहीं है? लेटे हुए हो? नो सर। बताओ फिर। हेलो। हाँ, यस सर। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हॉब्स के टाइम पे बोला था कि भाई आप जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट ऑफ नेचर में वहां पे क्या है, नेचुरल राइट्स थे, और नेचुरल राइट्स की वजह से हर किसी के पास लिबर्टी थी। लॉक ने उसको पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया। उन्होंने भी बोला था कि नेचुरल राइट इज अ बेस फॉर लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी क्यों मिला है? बिकॉज ऑफ द नेचुरल राइट्स, नेचुरल लॉ की वजह से, नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं, राइट। इसी तरीके से रूसो ने भी वहां का बोला था कि मैन इज बॉर्न फ्री इन एवरीवेयर इन चेन। उन्होंने भी उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करा था कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल पैदा तो तुम्हारा फ्री होता है, यानी कि वो भी लिबर्टी की बात कर रहा है कि जब भी तुम एक्चुअल में स्टेट ऑफ नेचर में हो तो वहां पे तुम्हारे पास लिबर्टी है नेचुरल राइट्स की वजह से। बट आगे चल के थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था, जैसे
फॉर एग्जाम्पल हम मिल की बात करने चले गए, तो मिल ने वहां पे स्टेट लॉ के बेसिस पे एक्चुअल में लिबर्टी को जस्टिफाई किया था कि स्टेट लॉ बनाएगा और स्टेट लॉ की वजह से लिबर्टी वहां पे मिलेगी, राइट। उन्होंने नेचुरल लॉ का कॉन्सेप्ट जो है वहां पे डिनाई कर दिया था, नेचुरल लॉ की जगह पे उन्होंने स्टेट लॉ का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लिया था। मिल ने यही किया था, याद है। बट फिर भी लिबर्टी को डिफाइन किया था उन्होंने, लिबर्टी को माना था। उन्होंने बोला क्यों, अब लिबर्टी इज एसेंशियल एलिमेंट, लिबर्टी इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर लिबरल सोसाइटी, क्योंकि बिना, ये किसका माइक ऑन है, अगर हम कहें कि बिना लिबर्टी के ह्यूमन एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, कि अगर मान लो तुम्हारे पास चॉइस ना हो कि तुम कहाँ रहना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो, क्या परचेज करना चाहते हो, तुम्हारे पास ये फ्रीडम ना हो, तो फिर तुम्हारी लाइफ का क्या मतलब। कि मान लो तुम्हें जैसे हर चीज में अगर सरकार तुम्हारे डिसाइड करना शुरू कर दे कि नहीं तुम ये वाली साइकिल चलाओगे, गाड़ी नहीं चलाओगे, तुम फोन नहीं रख सकते, तुम कीपैड वाला फोन रखना है, तो तुम चाहे जितना पैसा कमा लो, उस चीज का क्या मतलब रहेगा। काजल, कि अगर पीपल्स के पास अपनी चॉइसेस एक्सरसाइज करने का मौका ना हो, तो फिर उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, करेक्ट। ये लॉक वगैरह का मानना था कि लिबर्टी मींस देयर आर नो ऑब्स्ट्रक्शन, बट लॉक ने एक चीज बोली थी कि लिबर्टी का जो दायरा है वो कितना है, कि हमारी लिबर्टी वहां तक है जहां तक अगले की लिबर्टी शुरू नहीं हो रही, राइट। बट उन्होंने बोला था कि जहां पे मेरी लिबर्टी है, लिबर्टी का मतलब नेगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में क्या था, कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस, करेक्ट। यस सर। बट लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि लाइसेंस टू किल, लिबर्टी डज नॉट मीन्स लाइसेंस टू किल। लिबर्टी का सिर्फ इतना मतलब है कि हाँ भाई, अपने ऊपर जहां पे तुम सोवरेन हो या जो तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, वहां पे तुम्हारी लिबर्टी है। इसी तरीके से अगर हम मिल में चले जाएं, तो मिल ने उसको लिबर्टी को पॉजिटिव लिबर्टी में कन्वर्ट कर दिया था, कि लिबर्टी जो है वो क्या है, कि नो डाउट वहां पे फ्रीडम है तुम्हें, बट लिबर्टी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मिल ने यही तो बात करी थी, इसीलिए तो उनकी लिबर्टी को इलिबरल लिबरल बोला जाता है, उनको एम्प्टी लिबर्टी बोली जाती है, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं। उन्होंने स्टेट को अल्टीमेटली पावर प्रोवाइड करा दी थी कि इंटरफेयर करने के लिए, राइट। बट फिर भी लिबर्टी की उन्होंने बात करी थी कि लिबर्टी बेसिकली, पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट क्या था, कि वहां पे स्टेट जो है किसी के वेलफेयर के लिए वहां पे काम करे। तो जो भी लिबरल सोसाइटी होगी उसमें फ्रीडम इज वेरी इसेंशियल एलिमेंट, बिना फ्रीडम के लिबरल सोसाइटी हो ही नहीं सकती, करेक्ट। तो ये वर्च्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर ये चीज। तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट है वो है जस्टिस, जस्टिस का एलिमेंट। जस्टिस में अगर तुम्हें याद हो कि सबसे पहला जस्टिस का आइडिया कहाँ से आया था, सोक्रेटिस और तुम्हारा जो पॉलीमार्कस और तुम्हारा ट्रेस्मिकस और जो क्या कहते हैं ग्लूकॉन वगैरह की जो डिबेट होती है ना, वहां से आता है। बट वो एक्चुअल में फिलोसॉफिकल जस्टिस की बात हो रही थी, बट ट्रू आइडिया ऑफ जस्टिस हैज बीन क्रिएटेड बाय द एरिस्टोटल, याद है। जस्टिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था जस्टिस का, वो एरिस्टोटल ने दिया था। अब जरा एक, हाँ अमित एक सेकंड वेट करना, जरा इन महारथियों से पूछ लिया जाए। सुधा, एरिस्टोटल का जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या था। सुधा, जी सर। एरिस्टोटल का जस्टिस का कॉन्सेप्ट, शिवांगी कॉपी मत देखो, इसीलिए तुम लोगों के कैमरा ऑन करवा के रखने होते हैं। सर पेजेस नहीं पलटे मैंने, अच्छा मुझे याद है। हाँ जल्दी बताओ, नहीं याद है।
सर याद नहीं आ रहा इसमें। शुभम, एरिस्टोटल का जस्टिस का कॉन्सेप्ट जल्दी बताओ। खुशबू, कुछ याद कर लिया करो जल्दी। खुशबू, नहीं सर, याद नहीं है। तुम्हें भी याद नहीं है? वाह, वेरी गुड। ये दूसरी वाली खुशबू कहाँ है? यस सर। हाँ जल्दी बताओ, कोमा में चली गई हो क्या? सर मुझे लगा आप उनसे पूछ रहे हैं। नहीं, तुमसे पूछ रहे हैं। सर एरिस्टोटल में जस्टिस के 2 टाइप्स थे, जनरल जस्टिस और पर्टिकुलर जस्टिस। और उसके बाद पर्टिकुलर के 2 टाइप थे। पर्टिकुलर के 2 टाइप थे। पर्टिकुलर में एक था तुम्हारा करेक्टिव जस्टिस और दूसरा था दूसरी डिस्ट्रिब्यूटिव। हाँ, तो ये याद क्यों नहीं है? रिवाइज करना ही नहीं है। आइडियोलॉजी कर रहे हो, थिंकर्स बिल्कुल टिप पे होने चाहिए, इसीलिए मैंने थिंकर्स इतने डिटेल में इतना टाइम लिया है। थिंकर्स टिप पे नहीं होंगे, आइडियोलॉजी कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी। हर चीज को तुम्हें कनेक्टेड वे में चलना है। तो आइडियोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आइडियोलॉजी में सबसे बेस्ट अगर हम देखें प्रैक्टिकल जस्टिस की अगर आइडिया बात करें, तो वो एक्चुअल में एरिस्टोटल ने दिया था। और वो क्या था कि भाई एक तरीके से अगर तुमने सपोज सोसाइटी के लिए कोई चीज कंट्रीब्यूट करी है, तो उस हिसाब से तुम्हें रिवॉर्ड्स या तुम्हारे जो ड्यूज हैं वो तुम्हें प्रोवाइड कराए जाएं। और अगर तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हारे अगेंस्ट करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं, जिसके बेसिस पे आज के डेट में लीगल लॉज बने हैं। तो जस्टिस का मतलब क्या हो गया कि जस्टिस बेसिकली डिनोट द आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कि व्हाटएवर इज ड्यूज वो तुम्हें प्रोवाइड कराया जाए। करेक्ट? जस्टिस का मतलब यही हुआ। एक और चीज यहाँ पे जस्टिस के एलिमेंट में ऐड होती है, बिकॉज ऑफ द डार्क एज। डार्क एज के टाइम पे अगर तुम देखो जस्टिस में वहां पे क्या हो रहा था कि जो अपर क्लास इन द सेंस रिच क्लास जो थी, उसको बेनिफिट मिल रहे थे। मान लो अगर अपर क्लास ने कोई गलती करी तो उसको वहां पे पनिशमेंट, बहुत लीनियंट सी पनिशमेंट दे दी। लेकिन अगर लोअर क्लास का कोई पर्सन है, ठीक है, तो उसको वहां पे सीवियर पनिशमेंट दी जा रही थी। तो ये तो जस्टिस नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे लिबरल सोसाइटी में जब भी जस्टिस की बात होती है तो उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वो क्या है? वो है बेसिकली इक्वालिटी, कि इंडिविजुअल्स शुड एंजॉय द सेम फॉर्मल स्टेटस इन द सोसाइटी, कि इंडिविजुअल्स एंजॉय द सेम फॉर्मल स्टेटस इन द सोसाइटी। राइट? कि भाई हर इंसान ह्यूमन है, और ह्यूमन होने के नाते जैसे हम लोग अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को कनेक्ट करें तो राइट टू इक्वालिटी की बात होती है। राइट टू, जैसे आर्टिकल 14 पढ़ते हो तो वहां पे राइट टू इक्वालिटी की बात होती है, और उसमें भी तुम्हारी इक्वालिटी बिफोर लॉ, पहला वाला जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के कॉन्टेक्स्ट में सभी लोग इक्वल हैं। याद आया? तो जस्टिस यहाँ पे ये है कि जस्टिस का मतलब है कि बेसिकली तुम्हारा एक सभी ह्यूमन है, तो सभी के साथ सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, यानी कि इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी। नो वन इज रिच, नो वन इज पुअर, नो वन इज प्रिविलेज्ड, है ना, नो वन इज डिप्राइव। सभी के लिए इक्वल होना चाहिए सिस्टम। एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, याद रखना ये टर्म, कि जस्टिस का मतलब है कि अगर एक तरीके से लिबरल सब्सक्राइब अ बिलीफ इन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अपॉर्चुनिटी की जब भी बात है तो उसमें इक्वालिटी होना चाहिए। जब हम मार्क्सिस्ट में चले जाते हैं तो वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करते, वो सब्सटेंसिव इक्वालिटी की बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी नहीं, एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात करता है मार्क्सिज्म।
जबकि लिबरल क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। भाई इक्वालिटी, सब अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिले। अब कौन आगे निकलता है कौन पीछे रहता है वो उनकी मेहनत और उनकी चॉइस है, बट अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलनी चाहिए। करेक्ट, यानी कि मेरिटोक्रेसी की बात हो रही है। समझ में आ गया जस्टिस का मतलब? तो ये चीज प्रोमिनेंट होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है वर्च्यूज के तौर पे, कि जहां पे भी लिबरलिज्म होगा वहां पे ये चीज होगा। अब जस्टिस की जब भी बात होती है तो जस्टिस इज अ कोर फॉर लिबरलिज्म। कोर समझते हो? जैसे हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में जब पढ़ते हो तो तुम्हारा कोर है, मेंटल है, मेंटल के बाद तुम्हारा क्रस्ट है, राइट? तो अगर इमेजिन करो कि अर्थ का कोर डिमोलिश हो जाए तो बाकी चीजें सरवाइव करेंगी? अर्थ सरवाइव करेगी? पॉसिबल है? अगर हम सपोज अर्थ की कोर को खत्म कर दें तो क्या मेंटल और क्रस्ट सरवाइव करेगा? नहीं करेगा, कोई पॉइंट ही नहीं बनता। इसी तरीके से अगर स्टेट की हम बात कर रहे हैं तो स्टेट में अगर जस्टिस क्रम्बल हो गया तो वो सोसाइटी लिबरल सोसाइटी रह ही नहीं सकती। और यही एपी सेंटर है आज की डिबेट का। जब भी हम लिबरल सोसाइटी की बात करते हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यही तो डिबेट होती है। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो यही तो क्वेश्चन उठाते हैं कि इंडिया इज नो मोर लिबरल सोसाइटी। द रीजन इज जस्टिस इज एब्सेंट। आज की डेट में जो बात हो रही है ना, मॉडर्न डेज में जो बात हो रही है कि जस्टिस एब्सेंट हो रहा है कहीं ना कहीं, और जस्टिस जब भी एब्सेंट होगा तो ऐसे में क्या होगा कि वहां पे लिबरल सोसाइटी नहीं रहेगी। और प्रैक्टिकली देख लो, जैसे लिबरल सोसाइटी में एक और वर्च्यू है टॉलरेंस, है ना? टॉलरेंस तुम्हारा जस्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है काफी हद तक, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में टॉलरेंस नाम की चीज नहीं बची। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स ने एक पर्टिकुलर क्लास को अपीज करने की कोशिश कर ली है, चाहे कास्ट हो चाहे रिलीजन हो, अपीज करने, दूसरे के जो राइट्स हैं, दूसरे के जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है या इक्वल स्टेटस है उसको डिनाई किया, जस्टिस को डिनाई कर रहे हैं। और इसी वजह से तुम देखो आज के डेट में लिबरल सोसाइटी कहाँ बची है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट राइज हो। तो जस्टिस अगर देखा जाए इन सारे एलिमेंट्स में, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है नो डाउट, बट जस्टिस जो है वो वर्च्यूज का कोर है। अगर जस्टिस क्रम्बल हुआ तो फिर लिबरल स्टेट ऑटोमेटिकली क्रम्बल हो जाएगा। चौथा है तुम्हारा टॉलरेंस, टॉलरेशन। ठीक है, एक सेकेंड। शिवांगी क्या कह रही हो तुम? फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस गो हैंड इन हैंड। हाँ कह सकते हो। टॉलरेशन एंड डाइवर्सिटी। टॉलरेशन का मतलब समझते हो? टॉलरेशन का मतलब क्या होता है? टॉलरेशन का मतलब होता है विलिंगनेस टू अलाउ पीपल थिंक, स्पीक एंड एक्ट इन अ वे विच वी डिसअप्रूव। भले ही हमें सामने वाले की बात पसंद नहीं है फिर भी उसे बोलने का मौका दें। यही तो टॉलरेंस है। कि मान लो हमें सामने वाले के व्यू पसंद नहीं आ रहे, लेकिन अब पसंद नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि उसको मुंह बंद करा के बैठा दो। तो फिर लिबरल सोसाइटी किस बात की? लिबरल सोसाइटी का मतलब ही है कि भले ही तुम उस पर्सन को डिसलाइक करते हो, उसके आइडियाज को डिसलाइक करते हो, बट उसके बावजूद भी उसके आइडियाज को सुनना। willingness to allow people to think, speak, act in a way which we disapprove। भले ही हम पसंद नहीं है लेकिन फिर भी उसको बोलने का अधिकार देना, उसको लिखने का अधिकार, उसको काम करने का अधिकार देना। that is the tolerance। अगर लिबरल सोसाइटी जो है, लिबरल सोसाइटी कोई भी होगी, वो तुम्हारा टॉलरेंस के ऊपर बेस्ड होगी। क्यों? क्योंकि तुम लिबरल सोसाइटी में देखो डाइवर्सिटी एक प्रोमिनेंट फेनोमेना है। आज के डेट में अगर देखें तो एक तरीके से देखा जाए होमोजीनियस सोसाइटी तो बची नहीं है।
हम लोगों ने देखा था कि ट्राइबल सोसाइटीज के टाइम पे होमोजीनियसिटी हुआ करती थी सोसाइटी में, बट आज के डेट में तो नहीं है ना, कि बहुत सारे एंगल्स हैं जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में कनेक्ट होते हैं, और डाइवर्सिटी कैन यूनाइट अस और सेम टाइम्स कैन डिवाइड अस। एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, तुम्हें याद होगा कि वहां पे क्या कहते हैं इस चीज को लेके, डाइवर्सिटी को लेके, 6th या 7th की एनसीईआरटी में, कि डाइवर्सिटी जो है वो हमें डिवाइड भी कर सकती है और यूनाइट भी कर सकती है। डिवाइड कर सकती है कि हम एक्चुअल में एक दूसरे को जब रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो डिवाइड कर देगी, और वही चीज यूनाइट भी कर सकती है कि अगर हम एक दूसरे के फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही, तो वो चीज यूनाइट भी कर रही है। तो लिबरलिज्म में तो ये चीज है कि ट्रेड और ये सारी कॉमन है, तो वहां डाइवर्सिटी होगी, और डाइवर्सिटी होगी तो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे ही, और अगर हमने ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में टॉलरेशन नहीं दिखाया तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाएंगे, राइट। तो लिबरल सोसाइटी इज मच कैरेक्टराइज्ड बाय द सेलिब्रेट morals, culture, pupil diversities. If we do not like, despite that, we should celebrate. That is mean of tolerance. और ये लिबरलिज्म में होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं है आज के डेट में, तो फिर वो लिबरल सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करी जा सकती। और सबसे लास्ट जो वर्च्यू है वो है लिबरल स्टेट। लिबरल स्टेट का मतलब कि अगर लॉक की डेफिनेशन याद है, लॉक ने एक्चुअल में स्टेट को क्या बोला था कि एक तरीके से नाइट वॉचमैन, याद है कि हम लोग जब पढ़ रहे थे, तो स्टेट का काम क्या है कि स्टेट ऐसे लॉ बनाए जिससे लोगों की लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो है डिफेंड रहे, सेफ गार्डेड रहे, राइट। स्टेट इज अ नाइट वॉचमैन। तो लिबरल सोसाइटी में स्टेट का रोल क्या है, अगर हम लॉ के हिसाब से देखें तो टू फॉर्मेशन ऑफ लॉ, राइट, कि फॉर्मेशन ऑफ लॉ और उस लॉ के बेसिस पे वहां पे रिएक्ट करना, उनको एग्जीक्यूट कराना, ये काम है। अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, मिल में चले जाएं, तो वहां पे स्टेट का पॉजिटिव एस्पेक्ट आता है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, कि वहां पे एक्चुअल में तुम्हारा जो है लोगों के भलाई के लिए पॉजिटिव मैनर में काम करना, पॉजिटिव लॉस का फॉर्मेशन करना, वो स्टेट का काम है। यही था ना कि एक लॉ के हिसाब से देखें तो वो एक तरीके से लोगों के राइट्स को डिफेंड करना है, सिंपली जो हैं। अगर मिल के हिसाब से देखें तो स्टेट का काम क्या है, पॉजिटिव मैनर में, कि लोगों को उनकी कैपेसिटी रियलाइज कराना, उनकी कैपेसिटी जनरेट करना, डेवलपमेंट करना, ये स्टेट का काम है। स्टेट इज नॉट नेचुरल एंटाइटीज। जैसे अगर एरिस्टोटल और प्लेटो के टाइम पे क्या था, स्टेट इज अ नेचुरल एंटाइटीज, बट लिबरलिज्म में स्टेट नॉट अ नेचुरल एंटाइटीज। State is a resultant of contract of utility, contract and instrument of utility। मतलब कि स्टेट एक कॉन्ट्रैक्ट से बना है। जैसे अगर हम हॉब्स में देखें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी, यूटिलिटी थी कि वहां पे झगड़े हो रहे थे, झगड़े से हमें बचना था, इसलिए हमने स्टेट बना लिया। लॉक में पॉसिबिलिटी थी कि झगड़े हो जाएं, भले ही शांति से रह रहे थे, पीसफुल स्टेट था, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी थी कि एपेटाइट डोमिनेट कर जाए और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट से स्टेट बना था, राइट। रूसो की बात करें तो जनरल विल के बेसिस पे उन्होंने बात करी थी। मिल में बात करें तो उन्होंने यूटिलिटारिज्म के प्रिंसिपल, मतलब उन्होंने नेचुरल नहीं माना था, स्टेट इज नॉट अ नेचुरल, एक तरीके से नेचुरली ग्रो नहीं है मिल के हिसाब से। स्टेट बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल इन द सेंस कि यूटिलिटी के बेसिस पे जनरेट हुआ है। तो स्टेट का काम क्या है, स्टेट इंपॉर्टेंट वर्च्यू है। स्टेट का काम क्या है, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, लोगों की जो राइट्स हैं, लोगों के जो डेवलपमेंट्स के वर्क हैं, उन पे ऊपर फोकस करना, वो एक्चुअल में स्टेट का काम है। वही लिबरल स्टेट होगा। समझ में आ गया? करेक्ट, कि स्टेट का काम क्या है, कि लॉ बनाना एंड गवर्नमेंट क्रिएट करना टू डिफेंड द पीपल्स इंटरेस्ट। तो ये 5 चीजें अगर प्रॉपरली होंगी
तभी कोई सोसाइटी या कोई स्टेट जो है लिबरल स्टेट होगा। अगर ये मिसिंग है तो वो लिबरल स्टेट नहीं होगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक?